नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आयद अली खान और मैं मोहब्बत बांटता हूं। आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही गंभीर विषय है। ये विषय सिर्फ आपके और मेरे बीच का नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। आज मैं बात करूंगा साइबर फ्रॉड की, एआई की, डीफेक की, जिसमें आप, मैं, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। भारत कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आज वो कितने सुरक्षित हैं। आपको अचानक एक मैसेज आता है, आप उस मैसेज को खोलते हैं और आपके बैंक खाते से लाखों रुपए चले जाते हैं। ये पैसे आपने अपने बच्चों के लिए जमा किए, ये पैसे आपने अपने बच्चों की फीस के लिए जमा किए। अचानक वो पैसे जाने के बाद आप लाचार हो जाते हैं, आखिरकार मैं करूं क्या। तो मेरे पास आप जवाब है सवालों का कि आप करें क्या। मेरे साथ मौजूद हैं राजेश ददोटिया जी, जो कि पुलिस महकमे के हैं, काफी अवार्ड विनर है, साइबर एक्सपर्ट है, कई बुक्स में इनका नाम आ चुका है, कई अवार्ड ये जीत चुके हैं। मैं इनसे एक एक परत खुलवाऊंगा आज कि आखिरकार आपकी सुरक्षा को लेकर पुलिस महकमा क्या कर रहा है। ददोटिया साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जो भारत जानना चाहता है वो ये कि आज डीफेक, एआई का जमाना है, आप अभी तक साइबर से उभर नहीं पाए। ये नई चुनौती आपके सामने आ गई, कैसे उभरेंगे इन चीजों से? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपका, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से लगातार रैपिडली चेंजेज हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो गैजेट्स एंड टूल्स जो हमें अवेलेबल होते हैं, कॉमन यूजर को अवेलेबल होते हैं, वो जब तक उनको समझ पाता है तब तक वो रैपिडली उसमें अपडेशन चले जाते हैं। रैपिडली अपडेशन होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें काफी गैप है। डिजिटल इंडिया हम उसके लिए लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन डिजिटल लिटरेसी का बहुत अभाव है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम नॉर्मल साइबर क्राइम की बात करें विदाउट एआई, तो अगर आप देखेंगे डीप फेक, डीप न्यूड के अलावा भी अगर आप देखेंगे, केवल इसके अलावा भी अगर हम किसी को देखेंगे, 2024 का जो आंकड़ा जारी किया था ICOC, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, नोडल एजेंसी इंडिया की साइबर क्राइम को डील करने के लिए। और मैं आपको बताऊं तो जो उन्होंने डाटा रखा हुआ था 2024 का, more than 20 lakh complaints were registered in 1930 on 1930 National Cyber Crime Reporting Portal है, and more than 22,000 crore rupees lost by the victims in India. ये भारतीयों के पैसे हैं। Yes, and second point आपको और चौंकाने वाला होगा, according to the European R&D research and the Times of India article, only 25% victims are going to report. 75% तो लोग हेजिटेट करते हैं रिपोर्ट करने। किस लिए डरते हैं? आप किस लिए डरते हैं? आपको जाना है पुलिस के पास, आपके जेब से कोई आपकी ईमानदारी के, मेहनत के पैसे अगर लेके जा रहा है तो पुलिस है ना आपके लिए। उसमें सोशल ह्यूमिलिएशन जो जुड़ जाता है, सोशल ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, कोई अगर सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गया, उसने कोई वीडियो कॉल, कोई फ्रेंडशिप बनी, कोई लड़की की डीपी लगी हुई है, उसने वीडियो कॉल उठा लिया, बात होती रही, अब उसका वीडियो बन गया। वीडियो बनने के बाद उसको थ्रेट दिया जा रहा है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं ये सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अब आप देखिए, वो किसी भी रोल में हो सकता है, विक्टिम हो सकता है, सीनियर सिटीजन हो तो उसको लगेगा बच्चे हैं, सब लोगों को पता चलेगा। अगर एक फादर हो सकता है जो कि आया था मेरे पास, उसकी बच्ची की शादी थी और सेक्सटॉर्शन का वीडियो बन गया था, वो परेशान हो गया, सुसाइड करने वाला था, तो लकीली उसका जो फ्रेंड था, वो मेरा फ्रेंड था, उसने बोला भी एक बार राजेश भैया के पास चलते हैं। तो इस तरह से सेक्सटॉर्शन में ह्यूमिलिएशन इतना ज्यादा होता है कि लोग डरते हैं। तो उस ह्यूमिलिएशन के बचने के लिए क्या पुलिस डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि उनका नाम बड़ा ही सीक्रेट रखा जाएगा? अगर वो कंप्लेन करने कोई आपके पास आता है तो उनके नाम की जो नाम खुलासा नहीं किया जाएगा, मीडिया के पास नहीं दिया जाएगा, मतलब आप बहुत भरोसा कर सकती है पब्लिक? बिल्कुल। थाउजेंड ऑफ पीपल्स कमिटेड सुसाइड ड्यू टू एक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन जो होता है, और मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा और ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि लगातार हम क्राइम ब्रांच में काम कर रहे हैं, चाहे मैं ग्वालियर क्राइम ब्रांच में रहा हूँ या फिर इंदौर क्राइम ब्रांच में, या फिर हमारे सेशंस होते हैं दिल्ली में, अगर पैनल डिस्कशंस होती है, तो हमेशा ये बताता हूँ कि हम कभी भी उस विक्टिम का नाम शो नहीं करते हैं जिससे उसको सोशल ह्यूमिलिएशन हो। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। कुछ इस तरह के फ्रॉड होते हैं जिससे डायरेक्ट सोशल ह्यूमिलिएशन होता है, उसमें हम नाम
न तो मीडिया को देते हैं, मीडिया खुद भी इस बात को समझता है, तो कभी भी इस तरह का बहुत सर्कुलेट भी नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगली बार घबराना नहीं है। अगर आपके साथ किसी तरह का सेक्सटॉर्शन हो रहा है तो बिंदास जाइए पुलिस के पास, पुलिस आपके पास बैठी है। आपको अपने जीवन को गंवाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपका काम करेगी, पुलिस उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने ये कार्य आपके साथ किया है, और आपका नाम बड़ा ही गुप्त रखा जाएगा। चलिए नदुल साहब, अगले मसले में हम बात करते हैं, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट देखा गया है कि आज इतनी जोर शोर से चल रहा है कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने गंवाया है अपने कमाई इसमें। इसको रोकने के लिए पुलिस क्या करे? क्या पुलिस कभी किसी को वीडियो कॉल करती है? ये बड़े हम जानना चाहेंगे कड़े शब्दों में कि क्या वीडियो कॉल पुलिस करेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। कानून में केवल और केवल फिजिकल अरेस्ट, इसके अलावा किसी प्रकार का ऑनलाइन वीडियो कॉल करके आपको अरेस्ट कर लिया जाए कि भाई आप अरेस्ट हो गए, आप हमारी उसमें मदद करिए, हमारी इंटरोगेशन में मदद करिए, इन्वेस्टिगेशन में मदद करिए, अगर आप मदद करेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। कोर्ट रूम भी लग जाते हैं और कोर्ट रूम में उनकी ट्रायल भी चालू हो जाती है। कोर्ट रूम देखने को मेरा 20 करोड़ रुपए लूट लिए उनके। मेरा यही कहना है सभी लोगों से, जितने भी जो व्यूअर्स हैं, कि एक ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ होता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको व्हाट्सएप पर ही आपको समझ मिल गया, व्हाट्सएप पे तत्काल वीडियो कॉल पे आ गए, तुरंत ही 4 घंटे बाद या 1 दिन बाद कोर्ट भी लग गई, कोई सम्मान नहीं दिया जाता, कोई भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं होता है। किसी व्यक्ति को आएगा तो समन्स आएगा, अगर आता भी हो उसको व्हाट्सएप पे किया जाता है, उसको टाइम दिया जाता है और एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और अगर कोई पैसा मांग रहा है तो ये मान के चलिए फ्रॉड है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं मांगती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं कि लगातार दुश्मन हमारे लगे हुए हैं, हमारे साइबर को तोड़ने के लिए, हमारे इंटरनेट को तोड़ने के लिए, हमारे डाटा को चुराने के लिए। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कोई नई टीम गठित की जाएगी, या फिर आप ही जिम्मेदारी है कि आप ही निपटा लो? क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमारे पास विदेशी लोग जो है हमारे अटैक कर रहे हैं, कहीं हमारे ऑफिशियल साइट को, भारतीय सरकार की साइट को हैक किया लोगों ने। तो इससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, साइबर वारफेयर है, इस बात को समझा जा चुका है। और अब अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एस्टोनिया में 2 बच्चे थे, तो 22 साल के, उन्होंने जो एस्टोनिया की जो पावर ग्रिड थी उस पर एक वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया। वायरस इन्फिल्ट्रेट हो गया, उसमें वायरस चला गया, इसके बाद पूरा ब्लैकआउट हो गया एस्टोनिया में। 7 दिन तक वहां इतनी परेशानी रही, इतनी मिजरी रही, इतने प्रॉब्लम्स आई। और वहां पर ये सेइंग है, रशियन आर्मी भी अगर 7 दिन तक ऑन फील्ड अगर इस तरह से अटैक करती तब भी इतना डैमेज नहीं होता जितना कि 2 रशियन बॉयज ने ये वायरस इन्फिल्ट्रेट करके इनको डैमेज किया। पॉइंट हियर इज दैट कि अब ये वारफेयर का हिस्सा है। अब सारी जितनी भी कंट्रीज है वो इसको बहुत, इसके इंटेलिजेंस में, चाहे मिलिट्री हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, साइबर वारफेयर अब उनका पार्ट हो गया है, उसका एक टैक्टिक्स हो गया है, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक वायरस क्या कर सकता है। मतलब भारत सरकार ये समझ गई कि हमको AK-47 से ज्यादा ये साइबर अटैक हो, ये सबसे खतरनाक है। इसके लिए लोग भी वैसे चाहिए ना। आप बिल्कुल, क्या साइबर एक्सपर्ट इतने आप हायर कर रहे हैं क्या? यंग जनरेशन, आपको सिंजी जिसको कहते हैं, जो कि आज एक्सपर्ट है इस मामले में। बल्कि मुझे लगता है कि जैन जी से आके भी चलना होगा, उनको चैन अल्फा पर फोकस करना होगा। क्या हायर कर रही है पुलिस ऐसे लोग? इंडिया, क्योंकि देखा जाता है एक चौकी में हवलदारी काफी नहीं है, 4 इंस्पेक्टर चाहिए तो 2 इंस्पेक्टर है, एक SP बेचारा कितना करेगा, कहां तक दौड़ेगा? जब उसके पास पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए फोर्स नहीं है तो साइबर के लिए कहां से है? साइबर को तो आजकल ऐसे निपटाया जाता है कि कुछ साइड ब्रांच है, चल यार इसने पनिशमेंट दिया, चलो 10 रुपये साइबर पर डालते इसको, और बेचारा 2 साल अपनी पनिशमेंट काटता है। वो जब तक वो एक्सपर्ट बनता है नंदुके साहब, तब तक उसका तबादला हो जाता है। आप इस बात से दो राय नहीं रखेंगे। हमको एक डेडिकेटेड लोग चाहिए इसके लिए। जैसे फौजी है, हमें मालूम है BSF है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CISF है तो सेंट्रल इंटेलिजेंस फोर्स है। आप साइबर एक्सपर्ट है, साइबर के लिए एक डेडिकेटेड लोग क्यों नहीं हायर कर रहे हैं? एक डिपार्टमेंट क्यों नहीं बना रहे हैं? इसको आपने सिर्फ आवक जावक बना रखा है। कई तो पनिशमेंट के लिए चले जाते हैं, आप जैसे लोग शौक के लिए जाते हैं, जिनको पब्लिक की सेवा करनी है, लेकिन कई लोग आए तो पनिशमेंट के तौर पर कि साइड ब्रांच है, चलो टाइम पास करते हैं यार। डेडिकेटेड लोग चाहिए, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको डाटा बताया था कि 22,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा लॉस किया गया था, इसका कंप्लेंट आई थी। इसके बावजूद भी हम 10th रैंक पे हैं। ऊपर वो सारी डेवलप्ड कंट्री है, UK, US, चाइना, तो रशिया। ये हमें ये समझना होगा बेसिकली कि डेवलप्ड होना
से और साइबर क्राइम ना होने से इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज भी टॉप 5 में, अगर आप देखेंगे टॉप 10 में, तो डेवलप्ड कंट्रीज ही है। और इंडिया जितना कर रही है, मैं समझता हूँ एमएचए अपने लेवल पर बहुत बहुत बेहतर काम कर रहा है। पर मैं आपको बताऊँ, साइबर क्राइम इज ए इमर्जिंग क्राइम, इवोल्यूशनरी स्टेज पर है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा वैसे वैसे उसको डिफेंड करने के लिए टैक्टिक्स डेवलप होती जाएंगी। I4C लगातार काम कर रहा है। साइबर दोस्त एक ऐप लॉन्च किया गया है I4C के द्वारा, एमएचए के द्वारा, जिसमें कि अगर आप उनका भी बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी के भी अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं अगर उसके अकाउंट में कुछ धोखाधड़ी होती है। वो बेचारा अपना मेहनत कर रहा है, 40-50 हजार रुपए कमा रहा है, अब उसकी धोखाधड़ी हो गई, कहीं से उसको 200 रुपए आ गए, आपने पूरा अकाउंट ही सीज कर दिया। देखिए इसमें क्या है कि 1930 जो है उसमें मैकेनिज्म है ऑटोमेटिकली। उसमें मैं आपको बताऊं, मेरे साथ हो चुका है ये चीज, तो पब्लिक के साथ कैसे नहीं होगा? बताऊं कि ये कंप्लेंट्स काफी आती हैं और इसमें हालांकि जो बेस्ट वे होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के उस जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को अप्रोच करके और उसको अपने अकाउंट को भी फ्रीज से बाहर है। मैं जानता हूँ ना, नहीं, आम आदमी आपके पास एप्लीकेशन लेके आने को डरता है। और सबसे बड़ी बात मैं इसको और एड ऑन करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो इंदौर का रहने वाला है या दिल्ली का रहने वाला है, उसका अकाउंट फ्रीज किया गया है केरल से, और बहुत कम के गांव से 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, तो वो कैसे जाएगा? कैसे निश्चित रूप से इन सारी बातों पर जो पॉलिसी लेवल पर इस पर बिल्कुल आप ये मान के चलिए सारी चीजें वहां पहुंचा दी गई हैं, और जो जितनी भी जो नोडल एजेंसी है वहां तक, और इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। मुझे लगता है महीने या 2 महीने में ऐसे बड़ी पॉलिसी आ। लेकिन खुशखबरी एक मैं और कर दूं कि माननीय न्यायालय ने साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर आपका 25,000 रुपए बैंक में है और उसमें 400 रुपए का घोटाला हुआ है तो आपके 400 रुपए ही फ्रीज होंगे, 25 बाकी के रुपए आपको रिफ्रीज किए जाएंगे। ये बैंकों को निर्देश दिया गया है। चलिए मैं बात करूंगा एक आम नागरिक की। मेरे ये कैमरामैन सामने खड़ा है, इसके साथ मान लीजिए कोई फ्रॉड हो जाता है, डिजिटल अरेस्ट हो गया है, कुछ भी फ्रॉड हो जाता है, 1 घंटा है उसके पास, आपको कैसे हुआ आप तक कैसे पहुंचे? कितना सरल उपाय मुझे बताइए कि एक आम आदमी के साथ जिसके साथ अभी अभी फ्रॉड हुआ, मेरे अकाउंट में से 4,000 चले गए, वो कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले 1930 को घर बैठे बैठे कॉल 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। और कई बार ट्रैफिक ज्यादा होता है तो एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। इस पर आप जैसे ही कंप्लेंट करेंगे, आपको मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इंदौर क्राइम ब्रांच ने 17 करोड़ 20 लगभग 25 लाख रुपए, लगभग 17 करोड़ रुपए 2025 में लोगों के वापस कराए हैं, जिसमें 1930 ऑल ओवर। अगर इंडिया लेवल पे देखें क्या होता तो ये 17 करोड़ क्या करते थे? ये बेसिकली जैसे ही कंप्लेंट हुई तुरंत अकाउंट ब्लॉक हुए। ये वो लोग कंप्लेंट्स हैं जिनको रियलाइज हो गया कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है, इमीडिएटली उन्होंने कंप्लेंट। कैसा फ्रॉड होता था? इनके साथ साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था जिसमें एक महिला के साथ हुआ था, उसने 10 दिन बाद कंप्लेंट की तो उसके अकाउंट में भी पैसा नहीं बचा था, तो हम रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन एक हेडमास्टर था रिटायर्ड, जिसके साथ 33 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ, लेकिन उसने अगले ही दिन कंप्लेंट लगाई, हमने कंप्लेंट की, रजिस्टर्ड की और अकाउंट ब्लॉक किए, 27 लाख उसके रिकवर करा पाए। तो पॉइंट हियर इज दैट कि as soon as you realize that you are a victim of cyber fraud, आप immediately 1930 या जो मैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में बताया, इस पर आप कंप्लेंट करें, क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेंट करेंगे ऑटोमेटिकली 15 to 20 मिनट्स में वो सारे अकाउंट्स होल्डर फ्री हो जाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है। आपने इसमें स्कैमर को ज्यादा समय नहीं दिया पैसा निकालने का, वो ब्लॉक हो गया है, वो कोर्ट के माननीय न्यायालय के माध्यम से वो पैसा वापस मिल जाता है। सर, इन सब में अगर जो मैं एक बात समझ रहा हूँ साफ तौर पर ये कि अकाउंट इग्नोर। अगर कोई स्कैमर है वो अकाउंट भी खुलवाता है तो कितनी आसानी से वो अकाउंट खुल जाते हैं, उसके अकाउंट में फ्रॉड के पैसे भी आ जाते हैं, वो विड्रॉ भी कर लेता है और वो निकाल के भाग भी जाता है। तो ये जो अकाउंट खुल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको बैंकिंग कर्मचारी भी इन्वॉल्व है? नहीं, देखिए आज तक कुछ उनके खिलाफ कदम उठाया कि ऐसा भी फेक अकाउंट खुला कैसे? अब मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादातर अकाउंट्स फेक नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस सारे अकाउंट जेन्युइन अकाउंट्स होते हैं, लेकिन वो म्यूल अकाउंट्स होते हैं। किसी मजबूर ने खुलवा लिया, उसको 10,000 रुपए दे दिए, किसी क्लीनर को, किसी ट्रक ड्राइवर को, या किसी एक बेरोजगार व्यक्ति को, या स्टूडेंट्स को लगता है कि पॉकेट मनी मिल जाएगी। आपको बता दूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो, वो कमीशन पर मतलब रेंट पर चाहिए आपके बैंक अकाउंट। लोगों को ये पता नहीं होता कि ये म्यूल अकाउंट है जिनमें साइबर फ्रॉड का पैसा तेजी से जाएगा। तो ये भी एक आपके लिए अच्छी सूचना ये दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई आता है और कहता है कि भाई साहब आपका अकाउंट मुझे यूज करना है और कुछ पैसे उसके एवज में आपको देने की बात करता है, तो ये समझ लीजिए कि आप भी उसमें उतने क्राइम में शामिल हो गए और आप भी क्रिमिनल होंगे। बिल्कुल होंगे और जेल भी चले जाते हैं और 4 से 6 महीने तक जमानत भी नहीं होती है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने मात्र 20,000 में 10,000 रुपए में आपने
मिल अकाउंट उनको दे दिया है, लेकिन वो उसमें करोड़ों रुपए पैसा आकर ट्रांजेक्शन होके बाहर की कंट्री में चला जाएगा। मैं आपको बता दूं 90% केसेज में पैसा बाहर जा रहा है। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, चाइनीज स्कैमर्स और भी स्कैमर्स से वो बैठे हुए हैं। वहां से लोगों को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के माध्यम से हायर करते हैं, कोई मिल अकाउंट दीजिए, और उनको अप्रोच करते हैं अगर आप मिल अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 5% दिया जाएगा या 10% दिया जाएगा। इसको ऐसे समझे, उन्होंने ऐड दिया कि 10% दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को लगता है कि ठीक है अच्छा है, वो आगे 5% में किसी व्यक्ति से बोलेगा कि मैं तो 5% दूंगा, जो भी अमाउंट आएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग में चलता है, चार और लाइए, चार और लाइए। अल्टीमेटली जब हम उनको पकड़ते हैं तो पता चलता है कि वो जो अकाउंट गए थे उन्होंने बस से कहीं भेज दिए, तो वहां से किसी ने रिसीव कर लिया। सिस्टम फुटेज में देखते हैं कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग एनोनिमसली काम कर रहे हैं, और इसमें अभी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट लगाकर 700-800 लोगों को रेस्क्यू कराया है। रेस्क्यू शब्द में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो लोग कॉलिंग कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के लिए, आपको पता नहीं है, वो भी साइबर स्लेव है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से हमने 2 लोग पकड़े थे जो लाओस और म्यांमार से आए थे। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से इनके द्वारा सोशल मीडिया पर, उनके प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा ऐड देखा गया, और उन्होंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद थाईलैंड से वीडियो कॉल पर बात हुई, और थाईलैंड में जॉब के नाम पर उनको यहाँ से ले जाया गया, पासपोर्ट वगैरह उपलब्ध कराया गया, वहां ले जाया गया, रेंट दिया गया। उसके बाद बस में बैठाकर वहां से फिर लाओस और कंबोडिया शिफ्ट कर दिया गया। वहां उनको प्रेशराइज किया गया कि अगर आप काम नहीं करेंगे, पासपोर्ट जब्त है आपका, तो आपको करना होगा। वो साइबर स्लेव के रूप में काम करते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया सेंट्रल लेवल पर। म्यांमार, कंबोडिया और लाओस की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन लोगों को रेस्क्यू कराया साइबर स्लेव को। इसकी सजा क्या है? मैं देखता हूँ अमूमन तौर पे मेरे कुछ ऑफिसर्स दोस्त भी हैं, जैसे आप हैं, उनका कहना है कि भाई हम पकड़ तो लेते हैं यार, हम इनको लेके भी आते हैं और उनके ऊपर केस भी दर्ज करते हैं, लेकिन 2 दिन में 4 दिन में की बेल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर एक्ट को जो टाइट करना था वो टाइट नहीं हो पा रहा है। नए कानून की जरूरत है, नए अधिनियम की जरूरत है, नए पनिशमेंट की जरूरत है, तो ये लोग डरेंगे ना। कि एक गांव है, आपको भी पता होगा, काफी वो चर्चाओं में आया था, काफी वेब सीरीज भी बनी है। अब मुझे कुछ ऑफिसर बोलते हैं कि भाई जी हम उस गांव के अंदर एंटर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सबके सब तलवार लेके खड़े हैं वहां पर, सब स्कैमर है, सब वहां पे बड़े बड़े डकैत बैठे हुए हैं साइबर के, लेकिन हम उस गांव में जाने को डरते हैं, हमें फोर्स नहीं मिलती। तो आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार को दखलंदाजी देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब वो समय लग गया है जब एक जमतारा या फिर इस तरह के होते थे। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग 50 के करीब ऐसे हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं जमतारा जैसे, और लगभग सभी स्टेट्स में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, और अब पैसा इनका भी यूज किया जा रहा है। ये भी कोई बहुत बड़ी मनी को बहुत कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली पैसा तो कहीं ना कहीं वो चाइनीज स्कैमर के पास जा रहा है, जो कि लाओस जो गोल्डन ट्रायंगल है वहां पर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा तेजी से जो साइबर क्राइम बढ़ा, उसमें जमतारा काफी तेजी छूट गया है। नए नए तरह के साइबर क्राइम ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। एआई का जैसे आपने बताया, अभी एक केस आया, एक लड़का घर से चला गया, गुम हो गया, उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद उसके पास कॉल आता है, मास्क लगा हुआ होता है, वीडियो कॉल आता है कि तुम्हारा लड़का खो गया है, और अगर तुम चाहते हो उसको तो तुम्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लड़के को दिखाया, लड़का वीडियो कॉल पर उससे बात कराई, लड़का डर रहा था मुझे बचा लो, और उसके बाद कॉल कट गया, पैसा उसने दे दिया। उसके अगले दिन लड़का वापस आ गया, लड़के ने बताया मैं तो घर से गुस्सा होकर मंदिर चला गया था, मंदिर में सोया था, फिर बाद में वापस आ गया। दिस इज डीप फेक। तो ये पहला केस मैंने इंदौर में भी देखा, तो ये पहला केस आया है। उससे निपटने के लिए तैयारी है, डेफिनेटली तैयारी है, डेफिनेटली एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने कहा इट्स इवोल्यूशनरी स्टेज। How do you find out it is a deepfake? What kind of देखिए, इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जब डीपवेयर एआई, सिंथेटिक एआई, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सच क्या है, झूठ का है। और अगर आप देखेंगे, अगर डायरेक्टली भी देखना चाहेंगे तो आप देखना पलक जो चपकती है, अगर एआई का अगर हम नेकेड आई से भी देखेंगे तो कुछ ऐसे डिफरेंसेज आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएट करने में सफल हो पाते हैं कि ये एआई की इमेज है या फिर उसकी इमेज है। इस तरह के कई सॉफ्टवेयर आते हैं, पर मेरा हमेशा ये कहना है, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, हम किसी से भी बात कर रहे हैं, हमारा कितना ही विश्वसनीय करना हो, अगर आपने मुझे मैसेज भेजा है राजेश भाई मुझे 50,000 की जरूरत है, तब भी मैं आपको कॉल करूं कि वाहिद भाई आपको किस लिए जरूरत है, तो वेरीफाइड हो जाएगा कि वाहिद भाई का अकाउंट हैक हो गया, तो उससे मैसेज आ रहा है। ये तो क्या बहुत पुराने 10 हो गए, तो वेरिफिकेशन आ गए। आज भी अभी भी मेरे पास एक
एक पॉलिटिशियन का मोबाइल ऐप हो गया, कई लोगों ने 50,000 दे भी दिए, और लोग भी दे रहे हैं। तो पॉइंट हियर इज दैट हमें ऐसा लगता है कि हम डिजिटल एज पर है, हमें काफी कुछ मालूम है, लेकिन लोगों को अभी तक नहीं मालूम है। रिमोट एरियाज में, गांव में लोग अभी भी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और कई लोग, अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, ऑनलाइन यूजर्स जितने हैं 500 मिलियन से ज्यादा इंडिया में सोशल मीडिया यूजर है, और जो लगभग 3 से 4 घंटे अपना सोशल मीडिया में एवरेज टाइम स्पेंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी साइबर क्राइम अवेयरनेस की रील नहीं देखना चाहेगा। सब अपने अपने कंटेंट को जो पसंद करते हैं उसी को देखना चाहते हैं। नहीं, सब आज जानना चाहते हैं नंदकुमार साहब, एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि आखिरकार ये है क्या। और ये अच्छी बात है कि आप जैसे अधिकारी आते हैं और सामने एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे अधिकारियों को तो मैंने देखा है कि वो सिर्फ टाइम पास करते हैं और बोलते हैं 1.5-2 साल का टेन्योर है, यहाँ से मैं निकल जाऊँ जितनी जल्दी निकल सकता हूँ। चलिए मैं बात करूंगा डेटा सुरक्षा। मैं अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल पे ईमेल्स आ रहे हैं, मेरी बीवी के साथ मैं चैट कर रहा हूँ, तो बीवी नहीं है किसी की, तो गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें होती, जानू आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू कितना सुरक्षित है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि क्या आपकी जो दोस्ती हुई है, ऑनलाइन दोस्ती हुई है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से दोस्ती हुई है, सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि वो फ्लर्ट होता है। उसमें कई तरह के फ्लर्ट आते हैं डेटिंग ऐप में। अभी इनफैक्ट वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, डेटिंग ऐप के माध्यम से लोग फ्रेंडशिप करते हैं, या तो सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हैं, या फिर उनको कहीं महीने में गिफ्ट दिए जाते हैं, महीने में गिफ्ट को डिमांड करते हैं, और कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसको वेरीफाई करना होगा। कई लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, पर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर भी प्रोफाइल को वेरीफाई करना होगा। कई बार प्रोफाइल को वो वेरीफाई नहीं करते हैं, इस वजह से वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ये मानते चलिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो भी लिख रहे हैं वो एक आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनता जा रहा है, वो कभी डिलीट नहीं होगा। अगर आपने मोबाइल से डिलीट कर दिया तो क्लाउड के सर्वर में चला जाएगा, क्लाउड के सर्वर से भी अगर आपने डिलीट करा दिया तो मेटा के सर्वर में स्टोर हो जाएगा। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। ये जो वर्ल्ड है, एक अनसेफ क्लिक और आपकी लाइफ होगा, एक अनसेफ क्लिक। मेरे पास एक मोबाइल है और मैंने अपग्रेड किया, मान लीजिए 16 से मैं 17 पे चला गया, एप्पल ऑरेंज जो भी फोन पे, जो 16 है मेरे पास वो बेचूंगा। तो उसमें अगर मैंने डेटा इरेज कर दिया है तो क्या वो पूरा डेटा चला जाता है कि कुछ और तरीका है उसका? देखिए, उसको एक आम जनता के लिए बहुत अहम सवाल है ये, क्यों? क्योंकि हर आदमी मोबाइल चेंज करता है। देखिए, अपने जीमेल अकाउंट से सभी से लॉग आउट आपको करना होगा, कहीं ना कहीं उसको रिट्रीव कराया जा सकता है, हो सकता है बिल्कुल उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सामान्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही कर पाती है। जब लॉ एनफोर्समेंट कर सकती है तो अपराधी नहीं कर सकता। देखिए, मैं अवश्य कहता हूँ कि कुछ अलग आप नहीं बनते, उनके पास भी आपसे पहले आप आ जाते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो कर पाती है, और चूंकि डाटा को रिट्रीव कर पाती है, कई बार डाटा रिट्रीव नहीं भी हो पाता है। अगर मान लीजिए हो गया तो हम उसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल दर्ज कर सकते हैं, नेक्स्ट होगा, बिल्कुल आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मैंने आपको बताया, उस पर कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डाटा प्राइवेसी, अभी डीपीटीपी एक्ट भी आने वाला है। उसको भी आ रहा हूँ आपके पास, तकनीकी प्रशिक्षण कितनी जरूरी है आपको इसके लिए, और क्या वाकई सरकार आप लोगों को इस तरह की कुछ हेल्पिंग हैंड दे रही है? क्या साइबर सेल आज मैं कह सकता हूं कि वो पूरी तरह सक्षम है लड़ने के लिए, किसी भी तरह के हमले के लिए अगर कल होता है? क्योंकि आज लोग यहाँ पर बम और एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर यूज नहीं कर रहे हैं, वो साइबर कर रहे हैं। तो इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण आपकी पुलिस महकमे के लोगों को दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि लगातार इसमें काम चल रहा है, क्योंकि इवोल्यूशनरी स्टेज पर है। अगर एट प्रेजेंट मैं बोलूं कि क्या हम लोग सक्षम है साइबर क्राइम से लड़ने की, तो मैं बताना चाहूंगा नहीं। लेकिन ये इमर्जिंग ट्रेंड है, इवोल्यूशनरी स्टेज पर है, संसाधनों की कमी है, उसको मैच कराया जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, साइबर कमांडो भी बनाए जा रहे हैं जो स्टेट्स में भेजे जा रहे हैं, तो लगातार इस पर काम चल रहा है। ये एक ट्रांजिशन फेज है। साइबर कमांडो क्या करेंगे? साइबर कमांडो सभी जगह स्टेट में जाकर, एमपी में सभी स्टेट्स को मिलेंगे, और वो लोग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर लोगों को ट्रेन करेंगे। साइबर कमांडो जिस तरह के ऑफलाइन कमांडो होते हैं, वैसे साइबर कमांडो होंगे और आपको ट्रेन करेंगे। तो देखिए, ये इवोल्यूशनरी इमर्जिंग पैटर्न है, जिसमें लगातार ट्रेनिंग की जरूरत है, जो लगातार दी जा रही है। वेबिनार्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से साइबर कमांडो भी काफी इसमें एक अहम रोल प्ले करेंगे। तो ये इवोल्यूशनरी स्टेज पर लगातार रिसोर्सेज, अभी नो डाउट रिसोर्सेज अभी कम है, लेकिन उसको मीटअप कराया जा रहा है, क्योंकि इमर्जिंग ट्रेंड है। जैसे जैसे प्रॉब्लम इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे उसको कम्बैट करने के भी तरीके भी इवॉल्व किए जा रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आप? आज जो युवा है, जो मोबाइल यूज करते हैं, जो बैंकिंग करते हैं, अपने घरों को चलाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? किस तरह से वो बचें? देखिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, फ्री और फास्ट और इजी मनी तो कहीं भी नहीं होती है, आपको मेहनत करनी होती है। आप फ्री और इजी मनी के चक्कर में आप ट्रेडिंग करने लगते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, और अंत में आपको लगता है वो फ्रॉड है।
बट वो आपको समझने के लिए आपको स्किल डेवलप करनी होगी। स्किल डेवलप करने के लिए आपको डिजिटली लिटरेट होना होगा। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब का अप्लाई करते समय आपको ये पता नहीं होता कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम ऑफिशियल वेबसाइट को कैसे पहचाने, सिक्योर वेबसाइट है या नहीं, HTTPS है या नहीं। इस तरह के कई virustotal.com जैसी वेबसाइट है जिसमें अगर आप URL डाल के अगर चेक करेंगे तो उसमें कई मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे हो, तो स्कैन करके बता देगा कि ये कहीं ना कहीं ये स्कैमर की वेबसाइट है। virustotal.com virustotal.com ऐसी वेबसाइट है, और ये I4C के द्वारा एक साइबर दोस्त ऐप भी बनाया गया है जिसमें अगर सस्पेक्टेड मेल है, कोई नंबर है सस्पेक्टेड, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर सकते क्या ऐप का नाम है? हैं। साइबर दोस्त है, साइबर दोस्त ऐप, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपके लिए उपलब्ध है। बट अगेन मैं कहना चाहूंगा, आप इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और बाहर जो जॉब करने जाते हैं, जिस तरह जो अभी साइबर फ्लैग बन जाते हैं, बाहर जॉब करने आप जाते हैं तो एक ऑफिशियल जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट होती है उसको पहले आप अप्रोच करें। ऑथेंटिक जिनको ऑफिसेज हैं, जो कंपनीज है जो आपको बाहर बेचती है, उनको पहले वेरीफाइड करें, उसके बाद ही आप स्टेप लें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप फेक कंपनी और कहीं आप एक स्कैम के जाल में फंसते जा रहे हैं। यहाँ से आप अपने सपने लेकर थाईलैंड जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ जॉब मिलेगा डाटा एंट्री का, और वहां से आपको लाओस, म्यांमार या कंबोडिया भेज दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ये वेरीफाइड करना होगा। जितना समय तेजी से आज हर चीज हमारी एक उंगली पर है, तो उससे पहले हमें कम से कम 3 से 4 मिनट, 5 मिनट मिनिमम हम वेरिफिकेशन पर भी फोकस करें। चलिए साहब, अगला मैं अलग क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। कॉल सेंटर्स, कॉल स्कैमिंग बहुत जोर शोर से चल रहा है। लोगों को कॉल आ रहा है, यहाँ से कॉल बाहर किए जा रहे हैं। US, यूरोप में बहुत चल रहा है, काफी लोग अरेस्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट कोलकाता में तो हर दूसरे दिन अरेस्ट होते हैं इसको लेकर। तो वो कॉल सेंटर्स को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसके लिए भी कानून सख्त नहीं है, 2 दिन हो जाती है उनकी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉल सेंटर जिस तरह के कॉर्पोरेट ऑफिस चलते हैं ऑफिशियली लोगों के, उसी तरीके से ये स्कैमर्स के भी इस तरह के ऑफिस चलते हैं जहां पर ये लोग कॉर्पोरेट ऑफिस की आड़ में ये कहीं ना कहीं ऐसा कॉल सेंटर चलाते हैं। लगातार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगातार पकड़ती है। हमने भी गुड़गांव से, दिल्ली से कई ऐसे कॉल सेंटर्स पकड़े हैं जिनमें सिर्फ यही स्कैमर्स के काम चल रहे हैं। एक जगह तो हमने कॉल सेंटर पकड़ा जिसमें सीनियर सिटीजन के नंबर लिखे हुए थे कि रिटायर हो चुके हैं तो पेंशन का घोटाला करना है, उनके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी का घोटाला करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑलरेडी ये प्रोसेस में रहती हैं, कॉल सेंटर चल रहे हैं, इसमें लगातार पता चलता है कि कहीं कॉल सेंटर चल रहा है, किसी पब्लिक को पता चलता है तो कहाँ कंप्लेंट? क्योंकि लोकल पुलिस तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। देखिए, एक चक्षु पोर्टल है, जो पोर्टल जो कि संचार साथी www.sancharsati.com एक वेबसाइट है, sancharsati.gov.in। इसकी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो एक चक्षु पोर्टल है, इवन डायरेक्ट भी चले जाएंगे, चक्षु पोर्टल है जिसमें आपको कोई सस्पेक्टेड नंबर लगता है, सस्पेक्टेड लिंक मिलती है, सस्पेक्टेड ऐप होता है। अगर इस तरह की सस्पेक्टेड एक्टिविटी चल रही है, आप तत्काल उस पर चक्षु पोर्टल में इसकी रिपोर्ट करें, या फिर जो मैंने NCRB का रिपोर्टिंग पोर्टल बताया है www.cybercrime.gov.in, इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। डॉक्टर जी, धन्यवाद, आप आए और आपने बड़ी विवाही तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत कम देखने को मिलता है कि वर्दी में लोग आते हैं और पब्लिक को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर भविष्य में आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत उसकी जानकारी दें। अगर न्यूड वीडियो कोई आपका बना रहा है या न्यूड वीडियो की कॉन्स्पिरेसी में आपको फंसा रहा है तो भी पुलिस के पास जाए। पुलिस का वादा है कि आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। अगर आपकी मेहनत के पैसे कोई लेकर जा रहा है तो आप 1930 में उसकी कंप्लेंट करें। भारतीय सरकार, भारतीय पुलिस आपके लिए तत्पर है, हमेशा 24 घंटे है। आपकी मेहनत के पैसे को वापस लाने के लिए पूरी कमिटेड है। मैं हूं वाहिद अली खान और मैं मोहब्बत बांटता हूँ।